नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, शुरू हुआ पाकिस्तान युद्ध, सर्जिकल स्ट्राइक 3, ये कोई हंसी खेल नहीं है, ना ये कोई कल्पना है। इसका काम पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेंट्रल सेक्टर है वायुसेना का, उसमें राफाल और सुखोई ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 15वीं कोर जो हमारी जम्मू कश्मीर से लगते हुए है, जिसके ऊपर सुरक्षा का पूरा कहते हैं ना जिम्मा है, उसकी एक एक चीज को देखने के लिए हमारे थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी वहां पहुंच चुके हैं और वो पूरी चीजों का जायजा ले रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े एक्शन से पहले हम 20 दूतावासों के विदेश मंत्रालय को राजदूतों को बता चुके हैं कि भारत एक बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और आप इसी तैयारी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में खलबली मची है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो साफ साफ बोल रहे हैं कि हम जो भुगत रहे हैं वो इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि हमने 30 साल से जो आतंकियों को अपने यहां पाला है, अमेरिका की शह पे पाला, उसका कहते हैं ना खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। ऐसी खलबली मची है। जनरल कुछ बोल रहा है पाकिस्तान का, विदेश रक्षा मंत्रालय जो रक्षा मंत्री है वो कुछ और बोल रहा है, प्रधानमंत्री सन्नाटे में चला गया है। नवाज शरीफ ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है कि अगर एक शब्द भी निकाला तो पता नहीं कि बम कहां पे आके गिरे, कुछ अंदाजा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। मैं आपको सीधे लेके चलता हूं मुर्तजा के पास। पहले तो आप इन पॉइंटर्स को क्लियर करिए मुर्तजा कि जो अभी की जो डेवलपमेंट चल रही है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। 2 जहाज़ हैं, रफाल और सुखोई। ये दोनों जहाज़ जो हैं इस वक्त एक्सरसाइज वाले मोड में हैं और ऐसे हमलों को की प्रैक्टिस की जा रही है जो किसी भी ऐसे हालात में अंजाम दिए जा सकते हैं। एयरफोर्स नहीं, आर्मी और नेवी जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और अरब सागर में इस वक्त जो भारत के बड़े बड़े जहाज़ जो हैं, डिस्ट्रॉयर हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, वो इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये वो इलाका है जहां पर इंडियन नेवी जो है उसने पहले 1971 और 1999 में ऐसा घेरा डाला था कि कराची पोर्ट तक सारे रास्ते बंद हो गए थे। और लेकिन अब आसमान में देखना है कि क्या किस तरह की तैयारी है। आपने बताया कि सुखोई और रफाल जो हैं वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भारत के मौजूदा वक्त में सबसे बेहतरीन फाइटर जेट हैं और अभी इनका जो एक्सरसाइज करना है वो साफ मैसेज दे रहा है कि बॉर्डर के पार कुछ भी हो सकता है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, इस समय भारत जो है वो ऑपरेशन आक्रमण के नाम से युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसमें राफेल की 2 डिवीजन और सुखोई के जो जेट्स हैं वो लगातार कह रहे हैं एक एक टारगेट को सेट करके मार रहे हैं कि हमें कैसे कहां मारना है। दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान में हालात ये हो गया है कि वहां के जो एयरक्राफ्ट हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-130, उससे आतंकवादियों के जो आका हैं उनको बचाने की कोशिश है। वहां के सारे कैंप्स खाली कराए जा रहे हैं जो LOC के आसपास हैं। बहावलपुर में गदर मचा हुआ है। रावलपिंडी के जो हेडक्वार्टर है 10वीं कोर का पाकिस्तान का, वहां का जो जनरल है, वहां का जो लेफ्टिनेंट जनरल है, वो इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं POK को बचाऊंगा कैसे। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उसको यही लग रहा है कि भारत लगता है कि इस बार POK के ऊपर अटैक करके मामला ही खत्म कर देगा। देखिए, एक चीज और बताइए मुझे कि ये जो जैश के पॉइंट है, हेडक्वार्टर जो बहावलपुर है और जो लश्कर का है मुद्रके में, ये इसको टारगेट करना क्यों चाह रही है? देखिए, ये ऐसे टारगेट हैं जो हमेशा से जो भारतीय एजेंसी हैं या जो डिफेंस फोर्सेस है हमेशा इनकी नज़र रही है इन पर। और ये वो एक हॉटस्पॉट है पाकिस्तान में जो जहां से हम कह सकते हैं कि जो आतंकवाद है वो आगे बढ़ा है, पला बढ़ा है। चाहे वो मुरीद के हो, चाहे वो LOC के आसपास के कई लॉन्च पैड हो जहां से इस तरह के हमले जो हैं वो शुरू किए जाते हैं। तो हमेशा से जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी तब भी ऐसा नहीं था कि कुछ दिन के अंदर इस टारगेट को तय किया गया। ये एक लंबी रिसर्च होती है जो रिसर्च एनालिसिस विंग है या और दूसरी एजेंसीज जो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट नेटवर्क है, वो हम उसको देखते रहते हैं। तो मूवमेंट तो पता चलती है कि कहाँ पे किस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो हम मौजूद हैं। अब ये है कि किस दिन, किस वक्त, किस तरह का हमला करना है, ये बाद में तय किया जाता है। ये एक बात आपको बता दें कि पाकिस्तान याद रखिएगा कि 22 अप्रैल 2025 की तारीख जिंदगी में नहीं भूलेगा। हो सकता है भूलने लायक ही ना बचे, क्योंकि जिस तरीके से जनरल मुनीर ने हिंदुस्तान, हिंदुओं और कुरान और कलमा के नाम पर जो 17 अप्रैल को भाषण दिया था ना, उससे साफ जाहिर हो गया था कि कुछ ना कुछ ये घिनौनी हरकत करेंगे। और पहलगाम में वो देखने को मिला जहां 26-27 लोगों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ पाए, वो कुरान की चीज़ों को याद नहीं कर पाए, वो हिंदू थे। इसके पीछे का मकसद क्या है आप समझ लिए। इतना घिनौना अटैक होने के बावजूद एक बार भी कोई भी वहां पे ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि भाई हम उन पे कार्रवाई करेंगे जो उसके पीछे थे। बल्कि POK का जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, हक, वो सीधा बोल रहा है कि हम जो है वो
क्या कहते हैं बदला ले रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे कई इलाकों के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर हमारे ऊपर अटैक कराया, उसका हम बदला ले रहे हैं। तो आप खुद समझ लो कि जो स्थिति अब बन रही है वो कितनी खतरनाक बन रही है। अब मुझे आप सीधे ये बताइए कि जो हमारे अब आने वाले हैं उसमें हमारा मेन जो टारगेट होगा, अगर वायुसेना के हिसाब से दे तो उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी राफेल और सुखोई हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे और उसके अंदर हम एक एक चीज को देखेंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि हम कितने ताकतवर हवाई ताकत। जहाज के बारे में आपको बताता हूं कौन कौन से हैं, लेकिन एक बात जो आपने की, उनका एजेंडा क्या है। उनका एजेंडा बहुत साफ है कि भारत को कम्युनल लाइन पे बांट देना। आप फिर हिंदू मुस्लिम या और दूसरे फिरके जो भी हैं उनमें आपस में ऐसा बंटवारा कर देना कि भारत अपने में उलझ जाए और जो बाहर का दुश्मन है उससे वो ना निपटे। तो ये पाकिस्तान की सेना का एजेंडा बहुत साफ है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि भारत के पास कितने जहाज हैं और जो पाकिस्तान है उसके पास कितने जहाज हैं। भारत के पास 650 फाइटर जेट हैं, पाकिस्तान के पास 400 हैं। ये फासला बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन भारत के जो जेट्स हैं वो 2 मोर्चों के लिए तैयार किए गए हैं। जो भी फोर्स है 2 मोर्चों के लिए है। अभी भारत के पास जो है 30 से 31 स्क्वाड्रन है, पाकिस्तान के पास 20 स्क्वाड्रन है। और ये जो जहाज हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास जो 650 जहाज हैं वो सब चौथी जनरेशन के हैं या फिर उससे आगे की जनरेशन के हैं, जबकि पाकिस्तान के पास F7 जो है वो तीसरी जनरेशन का जहाज है और वो अब भी मॉडर्नाइजेशन है उस लेवल पर वो उनको आगे। मैं एक चीज आपसे जरूर पूछूंगा, पाकिस्तान को बड़ा गुमान है F-16 के ऊपर, जिसको अभिनंदन गिरा चुके हैं, वो भी MiG-21 से, और जिसके सिग्नेचर्स खुद रशियन एयरफोर्स ने हमसे लिए थे कि भाई आपने ऐसा कैसे कमाल कर दिया कि MiG-21 से, और जो सन 83 के अंदर जो F-16 आया था उसको आपने गिरा दिया, वो भी 70 के दशक के विमान से। कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। देखिए, कोई भी फाइटर जो होता है वो उतना ही अच्छा उड़ता है, काम करता है, बमबारी करता है जितना काबिल उसका पायलट होता है। ये दुनिया के सभी एयरफोर्स मानती हैं। MiG-21 वो जहाज है जिसके बारे में अमेरिकी नौसेना ने कहा था कि जब उसका मुकाबला अमेरिकी वायुसेना ने कहा था, जब उसका मुकाबला F-15 से हुआ था रेड फ्लैग एक्सरसाइज में, तब उसने कहा था कि ये जहाज जो है वो F-15 को मात दे सकता है, और ये वहां के कर्नल ने ये बात कही थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दीजिए कि राफेल को इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। लोग, मेरी पास जो जानकारी है उसके हिसाब से तो ये बताया गया है कि राफेल जब अटैक कर रहा होता है उसी वक्त वो 3D मैप तैयार कर लेता है अपने टारगेट्स का, उसी वक्त वो तैयार कर लेता है 30 टारगेट, मुझे अटैक कहां करना है। तो राफेल कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि F-16 का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन था जिसको वाइपर बोलते हैं, वो यूक्रेन का मारा जा चुका है रशिया के हाथों अभी 10 दिन पहले। तो अब F-16 का तो कोई खतरा ही नहीं, इनके पास तो कहते हैं ना 80 के दशक के हैं। तो ऐसे में राफेल कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। देखिए, जहां फाइटर जेट्स होते हैं वो जनरेशन में बटे होते हैं। जो MiG-21 है या जैगुआर है, MiG-29 है, ये सब तीसरी जनरेशन के फाइटर हैं। F-16 जो है वो चौथी जनरेशन का है, और रफाल जो है वो 4++ जनरेशन का है भारत के पास जो है। इन दोनों जहाज़ों में ख़ास बात यह है कि दोनों में आधुनिक रडार लगे हुए हैं, लेकिन जो हम आज रफाल को जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत ने जैसे खरीदा है, तो इसके अंदर ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि ये स्टेल्थ जहाज से भी मुकाबला कर सकता है, और ये जो एयर डिफेंस, जो दुश्मन का एयर डिफेंस है उसको चकमा दे सकता है। इसमें ऐसे सेंसर लगे हुए हैं, और इसकी जो रेंज है या फिर इसकी रफ्तार जो है वो कई मायनों में F-16 से बेहतर मानी जाती है। अच्छा, एक चीज हम आप आगे जाएंगे, हमारे पास कुछ ऐसे भी हथियारों की तुलना हमने आपको दिखाने जा रहे हैं जो साफ साफ दिखाता है कि भारत जो है वो जमीन पर और समंदर पर कितना पावरफुल है पाकिस्तान की अपेक्षा। अगर आप देखेंगे, हमारे भी ग्राफिक आने वाले हैं और आ भी गए हैं, आप देख सकते हैं कि 3740 हमारे पास टैंक और बख्तरबंद सब मिला के होते हैं। इधर बैठता है कि 2537। आप अंदाजा लगाइए, अगर हम ताकतवर की बात करें कि भाई सबके पास सबसे लेटेस्ट और सबसे बढ़िया टैंक किसके पास कौन सा है, तो आपके हिसाब से मुर्तजा हम कितना भारी पड़ते हैं। इसमें मैं बहुत साफ बात करना चाहूँगा कि जब से पाकिस्तान के पास VT4 टैंक आया है चीन का, तो पाकिस्तान के टैंक की जो पावर जो है वो भारत के इक्विवेलेंट हो गई है। मैं कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन तादाद में वो 2500 है, हम जो है करीब 4000 के आसपास हैं, और VT4 जो है पाकिस्तान में अभी प्रोडक्शन स्टेज पे है। मेरे ख्याल से 100 या आसपास ये टैंक प्रोड्यूस हुए होंगे। भारत के पास जो T-90 है वो करीब 1500 के आसपास हैं, और ये वो टैंक है जो यूक्रेन की जंग भी लड़ रहा है। और इस टैंक की खास बात यह है कि ये 48 टन का है, जबकि VT4 जो है वो चाइनीज टैंक है, और ये वहाँ के टाइप 99 का एक अपग्रेडेड वर्जन है।
अब ये देखना होगा कि ये जो चाइनीज माल है पाकिस्तान के पास वो कितना टिकाऊ रहता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने छोटे से बख्तरबंद गाड़ी से उड़ा दिया था। तो कहते हैं ना कि जो हौसला होता है, अभी आपने बोला था कि पायलट होना चाहिए होनहार, विमान कैसा है वो तो बात की बात है। तो ये जो संख्या अगर वो मैच भी कर रहा है ना, तो हमारे यहाँ वीर अब्दुल हमीद जैसे बहुत ज़बरदस्त जाबाज आज भी मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। और आप देखिएगा, वो बोलते हैं ना इंशाअल्लाह हम आपको साफ करके रहेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कलमा भी हम उनको पढ़वाएंगे और फातिहा भी पढ़ेंगे पाकिस्तान में जाके। और उसके हम तरीके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे हमारी जो चीज़ें आने वाली हैं वो आप देखोगे हम उनसे आगे कितना आगे हैं। आप यहाँ पे देखिए कि भारत के पास कितने जंगी जहाज हैं। भारत के पास हैं 150 और पाकिस्तान के पास है 85। अब आपको बताते हैं, हमारे मुर्तजा इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो एक एक हथियार के बारे में बहुत सटीक जानकारी देखते हैं। अरब सागर के अंदर आप मुझे ये बताइए कि हमारी क्या सबसे बढ़िया अभी का जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो क्या है? देखिए, अरब सागर के आसपास क्या है, भारत की वेस्टर्न फ्लीट जो मुंबई में है, वो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि वो अकेले पाकिस्तान से लड़ सकती है। वहाँ उसकी फायर पावर इतनी ज़्यादा है। वहाँ पर आईएनएस विक्रमादित्य है, अभी मौके पे वहाँ पर आईएनएस विक्रांत जो है वो भी अरब सागर में टहल रहा है जी। वहाँ पर भारत की सबसे अच्छी बात है कि भारत ने पिछले 20 सालों में अपनी नेवी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और जो बड़े शिप्स हैं, बड़े टनेज के, मतलब हम ये जो आईएनएस कोलकाता या फिर आईएनएस विशाखापट्टनम जो है, ये दोनों जहाज जो है करीब 7,500 टन के जहाज हैं। और इनका जो मुकाबला है या इनके हम बराबरी करते हैं, वो कुछ हद तक हम अमेरिका के जो आर्लेट बर्ग क्लास का मिसाइल क्रूजर हैं या फिर जो डिस्ट्रॉयर हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर हैं, उनसे अब करने लगे हैं। लेकिन जो हम वेस्टर्न फ्लीट की बात करते हैं जो मुंबई में तैनात है, वो अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है कि पाकिस्तान को किसी भी वक्त अगर मौका आया तो वो पाकिस्तान की नौसेना को कराची के या बाकी उसके जो अड्डे हैं वहां से उसके शिप बाहर नहीं जा पाएंगे। ये आप समझ लीजिए। आपको बता दें, पाकिस्तान में इस वक्त 35वीं 31वीं जो डिवीज़न है, इन्फेंट्री डिवीज़न, और 26वीं मैकेनाइज्ड डिवीज़न, वो पूरी तरीके से एलओसी के पास में आती चली जा रही है। उसको अब पूरी तरीके से एहसास हो चुका है कि भारत बहुत अच्छी तैयारी के साथ अटैक करने जा रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरजेंसी के जो कहते हैं ना प्रिकॉशंस होते हैं, वो पाकिस्तान में पूरी तरीके से लिए जा रहे हैं। हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आने वाले वक्त में भारत कितनी स्पीड में अटैक करने वाला है। आपको बताते हैं कि जैश का ठिकाना हो, चाहे लश्कर का ठिकाना हो, चाहे पीओके में या एलओसी के आसपास इनके लॉन्चिंग पैड हो आतंकियों के, एक भी अब बचने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल क्लियर कट बोल चुके हैं बिहार में एक दिन पहले कि भैया पृथ्वी के आखिरी छोर तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी मिलेगा उसको मारा जाएगा और खींच खींच के मारेंगे। अब मैं वापस उस पर आते हैं कि ये बताइए कि जो आतंकियों में खलबली मची है उसके पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान उनको क्यों बचाना चाहती है? क्या पाकिस्तान के वो एसेट हैं या उन्हें अपनी फौज के ऊपर कहें भरोसा ही नहीं रह गया? देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव में अगर आसिम मुनीर के बाद कोई अफसर है पाकिस्तान में तो वो ये है लेफ्टिनेंट नोमान ज़करिया संधू। ये जरा देखिए, आप इनका नाम देखिए, मैं खुद इधर आता हूं, आप इनको ध्यान से देखिए। लेफ्टिनेंट नोमान ज़करिया संधू, मंगला कोर के चीफ, इनके बारे में अब बहुत अच्छे से बताइए आप। देखिए, नोमान ज़करिया जो है 2019 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक खतरा था, बालाकोट के बाद एक हवाई झड़प हुई थी जिसमें विंग कमांडर जो अभिनंदन जो थे वो पाकिस्तान में उनको क्या कहते हैं पैराशूट से उतरना पड़ा था, तब ये अफसर जो थे पाकिस्तान के डीजीएमओ थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो इनकी नज़र में उस वक्त जो है हर चीज़ गुजरी है जो भी पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ है एलओसी के ऊपर। 2024 में ये मंगला कोर के चीफ बनाए गए हैं। मंगला कोर कौन सी जगह है? मंगला कोर जो है पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर है, जो जिस पर एलओसी की पूरी जिम्मेदारी है। और जो साउथ ऑफ हम कहें कि गुजरांवाला या लाहौर तक का जो एरिया है वो इनके पास है। और गुजरांवाला वो जगह है जहां पर भारत और पाकिस्तान ने सबसे खतरनाक टैंक युद्ध देखे हैं 1965 और 71 में। और इस अफसर के पास जो है ऐसी रिसोर्सेज हैं लड़ने के लिए जो शायद पाकिस्तान में दूसरे जो कोर होंगी उनके पास नहीं होंगी। तवज्जो इनको दी जाती है क्योंकि इनकी जो स्ट्राइक कोर है वो हमेशा से ये समझती है कि अगर भारत पाकिस्तान का कभी युद्ध हुआ तो सबसे पहला टारगेट वही बनेंगे। हम वापस अपने उस पे जाएंगे और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो पहले वाले हमारे ग्राफिक जो हैं वो अगर चल सकते हो चलाएं, अगर नहीं चल सकते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आप इस तरीके से समझ लीजिए जो आज की स्थिति है वो बिल्कुल बदल चुकी है। क्योंकि कश्मीर में बिल्कुल माहौल बदला हुआ है। पाकिस्तान को लग रहा था कि जब इतने लोग मारे जाएंगे तो पूरे कश्मीर में लोग जोश में आ जाएंगे, जश्न मनाएंगे, लेकिन उल्टा हो रहा है। कश्मीरी निकल पड़ा
सड़कों पे, और वहां जनरल मुनीर के खिलाफ खुलकर लोग नारे लगा रहे हैं, उनसे बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो 26-27 लोग हमारे मारे गए, उसमें अगर सबसे पहले किसी के आंसू निकले थे तो वो कश्मीरी था। जो सबसे पहले किसी की लाश उठा के लाया वो कश्मीरी था। जो सबसे पहले किसी घायल को बचा के लाया वो कश्मीरी था। आप समझ लो, इसी को बचाने के लिए जो हुसैन हमारा शाह था वो मारा गया। वो क्या कर रहा था? खच्चर लेके लोगों को वहां पे घुमाने गया था। लेकिन ये जो चीज रही है ना, बैकफायर कर गया, ये बैकफायर कर गया है। और ये जो बैकफायर हुआ है, ये कहते हैं ना कि उसके ताबूत में आखिरी कील है। ये जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान के, ये उनके ताबूत में आखिरी कील है। ये जो मदरसों में ब्रेन वॉश करके लोगों को भड़काया गया और यहाँ भेजा जाता है, ये उनके भी ताबूत में आखिरी कील है। मुर्तजा जी, आप बताइए, एक आपका तो कहते हैं ना कि बहुत अच्छी लोगों से पकड़ है, लोग आप कहते हैं ना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ कश्मीर के अंदर और पहलगाम में जिस तरीके से लोग मारे गए, उस पर लोगों ने आपको क्या रिएक्शन दिया? ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं एक दिल्ली में एक प्रोग्राम में गया था, वहां पर पाकिस्तान के मिलिट्री अटैचे जो हैं वो आए थे, ब्रिगेडियर मुशीर। मैंने उनसे बात ये 22 तारीख की बात है जिस दिन ये हमला हुआ है, तब मैंने उनसे ऐसी बात करने की कोशिश की कि भाई क्या आप जानते हैं ऐसा हुआ? तो उन्होंने बहुत सिंपली मुझसे कहा कि नो कमेंट्स, और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। तो ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो जानता है कि उसे किस तरह घेरा जाएगा, ना सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से, और वो बच रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस हमास के कमांडर को बताया जा रहा था कि वो पीओके में गए और उन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया, उन्होंने कहा कि पूरा फिलिस्तीन जो है वो कश्मीर के लिए लड़ेगा, उसी फिलिस्तीन से खबर आ चुकी है। फिलिस्तीन ने सीधा बोला है कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो बेहद निंदनीय है और हम इसका पूरी तरीके से कहते हैं निंदा करते हैं, और हम ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन की वकालत करते हैं। आप अंदाजा लगाओ, जो फिलिस्तीन खुद बर्बाद हो रहा है वो कश्मीर की बर्बादी देखकर रो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के कहते हैं ना पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया है। इसीलिए भारत सरकार नहीं बोल रही है कि हम तुम्हें ऐसी जगह मारेंगे कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं रहेगा कि हम भागें किधर और छुपें किधर। मैं आपको बता दूं, अगले 24 से 25 घंटे के अंदर बहुत बड़े डेवलपमेंट्स होंगे, और मैं मुर्तजा के साथ आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये देखिए, ये तैयारी थी, ये हमने ऐसा किया है। लेकिन कुल मिला के पाकिस्तान में एलओसी पर जबरदस्त खलबली मच चुकी है। वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला होगा किधर से, समंदर से, हवा से या जमीन से। देखिए, इस वक्त ऐसा है कि हम मिलिट्री जज्बात नहीं देखती है। मिलिट्री अपने टारगेट देखती है और उसको कैसे पूरा करना है वो देखती है। वो हम जैसे टीवी पे या फिर हम जानते हैं कि क्या चल रहा है इस टाइम, जज्बात से चीज़ें नहीं चलती हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, चाहे इस तरह की चीज़ें हों। तो फैसले बहुत सोच समझ के लिए आते हैं और वक्त पे लिए आते हैं और लिए जाएंगे, इस बात की सभी को उम्मीद है। अब हम विदा लेते हैं। मैं रवि अवस्थी सैयद मुर्तजा के साथ बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर हूँ।